बीते 4 जुलाई से इस देश में सावन का महापर्व प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। सावन के महापर्व की महाझांकी होती है और उसे कहते हैं हम कांवड़ यात्रा। जिस तरह त्रेता द्वापर के महायज्ञों में असुरी शक्तियां विघ्न डालते आते थे, वैसे ही आज की असुरी शक्तियां भी कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने आ ही जाते हैं हर साल। इस साल एक नया कमेंट आया है मार्केट में। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? हर हर महादेव। वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर का बटन अभी दबा दें। कमेंट है कि अगर समय पर किताब उठा लिया होता तो कांवड़ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब अनपढ़ गंवार लोग, खाली लोग जाते हैं। जवाब है हमारे पास, माकूल जवाब है, नंगे को आईना अवश्य दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको कांवड़ यात्रा के बारे में बताएंगे, क्योंकि शास्त्र यही कहता है कि पहले ज्ञान फिर संज्ञान। हमारे पूर्वजों ने अपने ऊपर होते सवालों को नजरअंदाज इग्नोर कर दिया था, ये कहकर कि बोलने वाले बोलते रहे, हम तो अपने आराध्य को मानेंगे। नुकसान ये हुआ कि बाद की पीढ़ी उन बातों से अछूती रह गई जो जवाब बनकर इन्हें दिया जा सकता था। खैर, हम वो गलती कदापि नहीं करेंगे। हम पहले आपको कांवड़ यात्रा का मूल बताएंगे और फिर बताएंगे कि कांवड़ यात्रा से देश की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ, कितना हानि या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए आरंभ करते हैं। यात्रा यानी कि कंधे पर कांवड़, जो कि आम तौर पर बांस का एक डंडा होता है और उसके दोनों छोर पर शुद्ध गंगा जल लेकर महादेव को, देवाधिदेव महादेव को जलाभिषेक के लिए निकली गई यात्रा होती है दोस्तों। यात्रा करने वाले कांवड़ यात्री कहलाते हैं। कांवड़िया भी कहते हैं बहुत जगह। मुख्यतः कांवड़ यात्री 3 प्रकार के होते हैं। जिनको नहीं पता है ध्यान से सुने। पहला, सामान्य कांवड़ यात्री। सामान्य कांवड़ यात्रा में लोग अपने सुविधा के अनुसार चलते हैं, आरंभ करते हैं, रुकते हैं, विश्राम करते हैं और फिर जल लेने जाते हैं और फिर इसी तरीके से वो आते हैं। ऐसे लोगों के लिए पंडाल का भी जगह जगह पर आयोजन किया जाता है। आते जाते इन लोगों के खाने की व्यवस्था भी की जाती है ताकि इन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आराम करने के लिए रास्ते में पंडाल लगाए जाते हैं, जो आपने अपने शहरों में जगह जगह पर देखा होगा, और उसके बाद ये लोग अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं। इनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब आते हैं हम दूसरी है दोस्तों खड़ी यात्रा। खड़ी कांवड़ यात्रा में कांवड़ अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर चलता है ताकि जब वो थक जाए तो दूसरे सहयोगी कांवड़ लेकर आगे बढ़ते रहें। ये कांवड़ दोस्तों न रुकती है, एक दूसरे का सहारा बनकर लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विश्राम नहीं। तीसरा है दांडी कांवड़ यात्रा, को सबसे मुश्किल माना जाता है। इसमें शिव भक्ति एक नदी के तट से आरंभ होकर दंड व्रत यानी लेटकर एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा को पूरा करने में महीने भर का समय भी लग जाता है। अब प्रश्न है, कांवड़ यात्रा क्यों और सावन में ही क्यों? देवाधिदेव शिव जी के शिवलिंग पे तो जल कभी भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री रामचंद्र पहले कांवड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। आप इस उल्लेख को स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। उस समय सावन मास चल रहा था। दूसरी मान्यता के अनुसार ग्रंथों में रावण को पहला कांवड़िया भी बताया गया है।
समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, ये बात आप सभी को पता होगी, तब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वे तभी से नीलकंठ कहलाए थे। लेकिन हलाहल विष के पान करने के बाद नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया था। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए रावण ने ध्यान किया और गंगा जल भरकर पूरा महादेव का अभिषेक किया, जिससे महादेव नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गए थे। ऐसी भी गाथाएं कही जाती हैं। तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा भी प्रारंभ हो गई। तीसरी मान्यता भी है दोस्तों। तीसरी मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की आरंभ किया। परशुराम गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और उत्तर प्रदेश के मतलब यूपी के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास ही चल रहा था। इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है। आज भी इस परंपरा का पालन वैसे ही पूरी आस्था के साथ किया जा रहा है। लाखों भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर जाते हैं और पूरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। और चौथी मान्यता की कहानी तो हम सब ने सुन रखी ही है। जिन्होंने नहीं सुनी वो फिर से सुन ले कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कांवड़ बिठाया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए पुत्र श्रवण कुमार कांवड़ में ही हरिद्वार ले गए, दोनों को बिठा के, और उनको वहां पे गंगा स्नान करवाया। वापसी में वो गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। दोस्तों, बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो ये वो सारी मान्यताएं हैं जो बहुत प्रचलित हैं। तो अब समय आ गया है कि जब कांवड़ यात्रा पर भौंकने वाले असुरी शक्तियों को अब पलटकर जवाब दिया जाए, जो ये कहते हैं कि किताब नहीं तो कांवड़ सही। स्वागत है आपका कांवड़ यात्रा की अद्वितीय परंतु अनकही क्षमताओं के जगत में। किसी को ये उपद्रव लगे तो किसी को हिंसा का प्रदर्शन, परंतु इस अमूल्य उत्सव के उन लाभों से परिचित कराना हमारा और आपका भी दायित्व है, जिसके बारे में ध्यान देने को किसी भी आर्थिक विशेषज्ञ ने प्रयास तक भी नहीं किया, किसी बारे में सोचा भी नहीं। कांवड़ यात्रा वैसे भी कमजोर हृदय वालों यानी प्रबुद्ध बुद्धि जीवियों के लिए तो कदापि नहीं है, क्योंकि उनके बस की नहीं है नंगे पैर बांस के घड़े कांवड़ ले जाना, बिन थके बिन रुके आगे बढ़ते जाना। एसी में बैठे उपदेश देने वाले मूर्खों के बस की बात कहाँ, वो तो सिर्फ और सिर्फ बकैती कर सकते हैं। पता है आपको भारत पे कोई बड़ी आर्थिक विपदा क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि यहाँ त्योहारों की कोई कमी नहीं है। ये कोई उपहास का विषय नहीं है दोस्तों, एक अकाट्य सत्य है जिसकी क्षमताओं पर बहुत समय बाद अब ध्यान दिया जा रहा है। इन्हीं में कांवड़ यात्रा का भी अपना एक महत्व है। जब कैलेंडर उत्सवों से भरा हो तो मंदी से क्या डरना। कांवड़िया बनने हेतु आपको सर्वप्रथम, ध्यान से सुने, सर्वप्रथम कांवड़िया बनने के लिए आपको बस भगवा वस्त्रों और पवित्र गंगा जल ले जाने के लिए बांस से बनी कांवड़ की आवश्यकता होती है। बस इतना ही ना। ये कांवड़ कौन बनाता है? निसंदेह बढ़ई बनाता है। उदाहरण के तौर पर वाराणसी को ले लीजिए, बनारस को ले लीजिए। इस वर्ष अनुमानित 5 करोड़ कांवड़ियों के साथ प्रत्येक 1 या 2 कांवड़ ले जा रहा है, जिनका बेसिक मूल्य सिर्फ मिनिमम 300 रुपए के आसपास पड़ेगा। अब 10 करोड़ कांवड़ के आर्थिक मूल्य की आप स्वयं कल्पना करें। यह केवल हरिद्वार के आंकड़े हैं दोस्तों।
आइए एक और उदाहरण के साथ मैं आपको मेरठ को ले चलती हूँ। मेरठ को लीजिए, सिर्फ इस एक शहर से हम कांवड़ यात्रा से संबंधित उत्पादन के माध्यम से अर्जित 500 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। और यह केवल हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए है। हमने अभी तक देवघर या वाराणसी जैसे स्थानों को भी नहीं छुआ है। यह एक ऐसा त्योहार है जो आर्थिक पहियों को घुमाता रहता है, परंतु बात इतने तक सीमित नहीं रहती। यात्रा के दौरान कांवरियों को सुविधाओं और जलपान की आवश्यकता होती है। इससे सड़क किनारे ढाबे, धर्मशालाएं और भोजनालय को भी अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, पैसे मिलते हैं, वहां पे रुकते हैं, विश्राम करते हैं। अकेले बिहार से भी हर महीने मिनिमम 2000 करोड़ रुपए का भरपूर राजस्व मिलता है, और यह सब बिना किसी आकर्षक योजना या सब्सिडी के हैं। कुछ महीनों का उत्सव और जेब में करोड़ों का राजस्व। सोचिए, अगर ऐसे किसी आकर्षक उद्योग की भांति प्रोत्साहन मिले तो ये तो प्रारंभ है, अभी बहुत कुछ है दोस्तों। यह सिर्फ और सिर्फ मैंने बांस और लकड़ी नहीं है जो कांवड़ को जादुई बनाते हैं। अलीगढ़ और एटा में कांवड़ पर बजने वाले घंटियों और घुंघरुओं का उत्पादन लाखों लोगों की आजीविका का समर्थन करता है। कौन कहता है कि अलीगढ़ केवल तालों के लिए जाना जाता है? यह विचार बदल दे। तनिक घंटों और घुंघरुओं की झंकार को भी सुनने का कष्ट करें, वो भी अलीगढ़ में ही बनता है। जब हम भगवा वस्त्रों की बिक्री, जलपान और अन्य संबंधित उद्योगों को ध्यान में रखते हैं तो कांवड़ यात्रा एक आत्मनिर्भर आर्थिक चमत्कार बन जाती है। यह लाखों कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। जो कोई भी इस यात्रा का विरोध करता है, इस पर मजाक उड़ाता है या सवाल उठाता है, वह मूलतः हमारे देश की आर्थिक प्रगति के खिलाफ है, हमारे देश के खिलाफ है। ऐसे लोग का स्वयं भोलेनाथ भी भला ना कर पाए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? मैंने हर नजरिए से, हर दृष्टिकोण से आपको सावन के इस पावन कांवड़ यात्रा के बारे में समझा दिया है। बाकी आप लोगों का बस यही मतलब है कि आप वीडियो को सुने, लाइक करें और शेयर बटन दबा दें और अपने बच्चों को भी इस बारे में अवश्य बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।